ओके, सो कंटिन्यू करता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास क्या बोला है, आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट, रिसोर्स एंड प्रोजेक्ट शेड्यूल क्या होगा, मतलब क्या टाइम पे हम लोग क्या चीज़ें कितना बना सकता है वो देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट एग्जीक्यूटेड, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो आपने एग्जीक्यूट नहीं किया है। जैसे मैंने बोला कि ओके 70% टेस्टिंग अगर हो गया फॉर द क्रिटिकल मॉड्यूल्स देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। सो वो देखेंगे हम लोग, और जो टेस्ट किया हम लोगों ने उसमें से कितने कितने टेस्ट पास हुए हैं, कितने हम लोगों के टेस्ट फेल हुए हैं, या जिसमें हम लोगों ने डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किया है जिसको हम लोग वापस मॉडिफाई करेंगे, उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में क्या बोला था, प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इन 4 स्टेप। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, बहुत सिंपल है। देन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद डिटरमाइन द कॉज, व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज बिहाइंड दैट प्रॉब्लम। देन इटरेट पोटेंशियल सॉल्यूशंस फॉर दैट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करेंगे, प्रीवियसली अगर हम लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम आया था तो हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था। नाउ ये सब चीज़ों के लिए ना प्रॉपर सोल्यूशन, पोटेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग रिमेंबर ऑलवेज वी प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट। तो हर एक जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया ना उसका भी हम लोग के पास डॉक्यूमेंट रहेगा, जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट हमेशा डेवलपर साइड पे होगा जिसके अंदर हम लोगों को ऐसे कुछ एरर्स मिले थे, उसका स्क्रीनशॉट हम लोग डालेंगे। ये एरर को सॉल्व करने के लिए दिस आर द स्टेप्स विच वी हैव फॉलो, और एट द एंड बिकॉज ऑफ दिस सोल्यूशन एरर गॉट सॉल्व्ड, ये हम लोग बताएंगे। सो नेक्स्ट टाइम अगर सिमिलर टाइप के डिफेक्ट्स अगर आता है तो कोई दूसरा पर्सन भी वो टाइप के एरर्स को वो डॉक्यूमेंट का हेल्प लेके इजीली सॉल्व कर सकता है इन सम अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और वही सेम आप टीवाई प्रोजेक्ट में करेंगे। आपका टीवाई प्रोजेक्ट जो है उसमें भी विल मेंशन कि आपके पास अगर कोई एक लेट्स सपोज कि अगर हम लोग बोलेंगे कि आपको अगर कोई एक एरर मिले तो उसका हम लोग अगेन वहाँ पे मेनली स्क्रीनशॉट रखेंगे। उसके साथ में हम लोग नीचे मेंशन करेंगे कि ओके व्हाट वाज द कॉज, मेन कॉज बिहाइंड दिस एरर, और फिर अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो नीचे हम लोग वहाँ पे सोल्यूशन बताएंगे। सो आप भी जब अगर अपना टीवाई का प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे और फाइनली ब्लैक बुक बनाएंगे तो ब्लैक बुक के अंदर यू कैन ऑल्सो मैंशन कि ओके हम लोगों ने ये टाइप का टेस्टिंग यहाँ पे अप्लाई किया, और वो टेस्टिंग में ये वाले प्रॉब्लम्स हम लोग को मिले थे, उसका एक स्क्रीनशॉट रखा हम लोगों ने, एंड फाइनली वो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कैसे किया वो उसका सोल्यूशन बताएंगे हम लोग वहाँ पे। सो पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं वो, और एक बार कर लिया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आफ्टर डिसाइडिंग सोल्यूशन इट्स गुड आइडिया टू क्रिएट एन एक्शन प्लान टू इम्प्लीमेंट इट। इट इज़ वेरी सिंपल। सो यहाँ पे तो अभी कुछ ज़्यादा डिस्कस करने जैसा नहीं है। देन नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर टूल्स, कौन से हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर टूल्स। सो यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले वी हैव अ फ्लो चार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फ्लो चार्ट, एंड देन फिश बोन चार्ट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर टूल में सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला है कि फ्लो चार्ट डायग्राम क्या रहेगा, ये सब हम लोगों को पता है। सो नथिंग टू डिस्कस हियर, हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है ये। सो वेर वी कैन इजीली डिफाइन कि कहाँ से क्या फ्लो रहेगा, कैसे वे में हम लोग बनाएंगे। एक प्रोग्राम का फ्लो चार्ट भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं।
तो उसका एल्गोरिदम क्या होगा वो एग्जैक्टली हम लोग को पता चलेगा। एंड अगर आपको वो प्रोग्राम को या वो एल्गोरिदम को अगर ट्रबल शूट भी करना है, सो ट्रबल शूटिंग भी बहुत इजीली हो पाएगा इफ वी हैव अ प्रॉपर फ्लो चार्ट देयर। So flowchart usually incorporate question and decision as it is the good troubleshooting tool. It ensures that certain options have been investigated and that nothing obvious has been left out. So यहाँ पे आपको दिया है लाइक फ्लो चार्ट है हम लोगों का। स्टार्ट स्टेप 1 है, डिसीजन क्या है, डिसीजन हम लोगों का अगर करेक्ट आया देन वी कैन मूव ऑन, एल्स जो सेकेंड चॉइस जो है वहां पे हम लोग जाएंगे। देन अगर आपका फर्स्ट जो प्रोसेस स्टेप है वो अगर करेक्ट हो गया तो फिर हम लोग सेकेंड पे जाएंगे, सेकेंड से थर्ड फोर्थ, इट गोज लाइक दिस। ओके, फिशबोन। तो फिशबोन में क्या बोला है, ऑल्सो कॉल्ड अ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ये बहुत जरूरी है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ठीक है, सॉरी नहीं दिया है यहाँ पे। सो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम रहेगा जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि ओके दिस इज द कॉज और उसका ये इफेक्ट आ रहा है, तो हाउ देयर माइट बी अ पोटेंशियल कॉज और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, कैटेगराइजिंग द पोटेंशियल कॉजेस, जिससे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसका रूट कॉज क्या है एंड हाउ टू सॉल्व इट। तो यहाँ पे वही दिया आपको, अ फिशबोन डायग्राम इज यूजुअली brainstorming session to focus conversion, a group of there might be a group जो brainstorm करेंगे, possible causes क्या रहेंगे प्रॉब्लम के वो फाइंड करेंगे एंड उसके बाद उसको सॉल्व करने के हम लोग मतलब वो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके मेन कॉजेस क्या है और उसको परमानेंटली अगर आपको सॉल्व करना है तो उसका रूट कॉज क्या है उसको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे और देन हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। सो क्या बोला है, क्रिएट अ हेड विच लिस्ट आउट द प्रॉब्लम और इशू, क्रिएट अ बैकबोन फॉर द फिश, स्ट्रेट लाइंस रहेंगे, देन आइडेंटिफाई एटलीस्ट 4 कॉजेस दैट कंट्रीब्यूट टू अ प्रॉब्लम, ब्रेनस्टॉर्म ईच कॉज, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ओके क्या बोला है आपको, लाइक यूज 5 ways or any other questioning process such as policies, procedure, people and plan to keep the conversation focused on that specific problem only, and continue breaking down each cause until the root cause has been identified। जैसे यहाँ पे आपको दिया है, तो सबसे पहले क्या बोला है, वेबसाइट डाउन गया, तो वेबसाइट डाउन जाने के मेन प्रॉब्लम क्या है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, वेब सर्वर इज ओवरलोडेड, फायरवॉल इशू हो सकता है, सर्वर सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है, डोमेन नेम एक्सपायर्ड हो सकता है, डोमेन नेम सर्वर इशू हो सकता है। सो दो मेन रूट कॉज हो सकते हैं, कौन से, डोमेन लुकअप प्रॉब्लम हो सकता है या अनेबल टू कनेक्ट टू अ सर्वर। सो मेन कॉज क्या आ गया, दिस इज द कॉज जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। सो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो क्वालिटी टर्म्स हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया है, वही सेम यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। Before that, any doubts? Anyone? Any doubts? Let me know. किसी को भी कोई डाउट है? Sir, I had 2-3 queries. बोलो। Sir, in the bank, you gave an example like in the public ones at the peak hours, they have the priority of the business transactions, which is why some personal transactions which people have to do, and that's the reason they're migrating. But my question is that the government banks are generally for masses, so how can they have a priority कि इसको ज़्यादा देना है, इसको कम? Like प्रायोरिटी नहीं है व्हाट है, मतलब व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं ना वहाँ पे दे हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज, देयर सर्वर कैपेसिटी इज वेरी लिमिटेड। तो जब अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जब कंटिन्यू प्रोसेस में है तो उनके सर्वर के जो भी रिसोर्सेज है ना दे ऑल आर ऑक्यूपाइड विद दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड एज अ रिजल्ट नॉर्मल ट्रांजेक्शन जब अगर हम लोग ट्राई करेंगे ना तो वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। अच्छा, ओके। हाँ, सो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप देखो कि हम लोग के पास जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं ना, तो प्राइवेट बैंक्स क्या करते हैं बेसिकली, वो डेडिकेटेड आपके उनके रिसोर्सेज जो है ना वो डेडिकेटेड रहता है। फ्यू रिसोर्सेज आर डेडिकेटेड फॉर बिजनेस पर्पस, फ्यू रिसोर्सेज आर डेडिकेटेड फॉर सम अदर नॉर्मल सिटीजन्स जो उनका सर्विस यूज करें उनके लिए, जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए।
सो दैट विल इट वर्क बेटर। और उसका अभी आप देखो कि अगर हम लोग जो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, उसका सोल्यूशन ऑल्सो दे आर फाइंडिंग नाउ, कि अगर हम लोग का सर्वर जो है वो ओवरलोडेड हो रहा है, लाइक इन बैंक्स दे चार्ज अस कि अगर मैं एटीएम से फर्स्ट 4 ट्रांजेक्शन्स आपके फ्री होते हैं, हाँ सर। आफ्टर 4 ट्रांजेक्शन्स आपको कोई ना कोई पैसा चार्ज होता है। तो उसका मेन रीजन क्या है कि आफ्टर 4 ट्रांजेक्शन्स जब अगर हम लोग वो सेम कंटिन्यू करते हैं तो उनका सर्वर हैंडलिंग चार्जेस जो है ना वो हम लोग के ऊपर आता है। एंड दैट्स व्हाई 4 टाइम के बाद में, सो फॉर एटीएम वी हैव डिफरेंट सर्वर्स, डेडिकेटेड सर्वर इन बैंक्स। देन अगर आप बाकी के अगर एनईएफटी आरटीजीएस सर्विस यूज करते हैं उसके लिए अलग सर्वर्स रहते हैं। देन अगर हम लोग एनईएफटी सर्विस, सॉरी, हम लोग जो इमीडिएट मनी ट्रांसफर सर्विस यूज करते हैं उसके लिए अलग सर्विस होते हैं, सर्वर्स होते हैं। सो अलग अलग 4 to 5 अलग अलग सर्वर्स जो बैंक हैंडल करते हैं, एंड उसका सेम रिजल्ट है कि उनका कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आता है उसके लिए, और वो सेम कॉस्टिंग देन वो पास ऑन करता है टुवर्ड्स द कस्टमर। और उसकी वजह से 4 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा होने पे हम लोगों को जो चार्जेस जो है ना वो पे करना पड़ता है। सो अब हम लोग बैंक क्या डिसाइड कर रहे हैं कि ऐसा जो सर्विसेज जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको आप फास्ट कर सकते हैं, वो सर्विसेज को आप और चीप बना सकते हैं बाय चेंजिंग और स्विचिंग ओवर टू अ न्यू टेक्नोलॉजी। तो हम लोग नॉर्मली अभी तक जो कर रहे थे उसको हम लोग छोड़ के वी कैन स्विच ओवर टू अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपने सुना रहेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, देयर आर मेनी बैंक्स हु आर थिंकिंग टू स्विच टू दैट टेक्नोलॉजी। Okay. मेनली हम लोग के बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज जो टेक्निक पे वर्क करता है ना, वो Yes. सिमिलर टेक्निक जो है बैंक्स आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। तो उसका प्रोसेस चल रहा है। एक दो बैंक ने ट्राई किया था, लेकिन वो बैंक वापस अपने ही कुछ इशू में अटके हैं, तो वापस वो टेक्नोलॉजी कंप्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लाइक येस बैंक है, येस बैंक स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके इंटरनली खुद के इशू इतने आ गए कि वो बैंक ऑलमोस्ट डूब गया। Yes. So अभी दे आर ट्राइंग टू रेस्क्यू देमसेल्व्स इटसेल्फ। तो वो न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने का सवाल ही नहीं आता है, वो तब करेंगे जब वो खुद को रेस्क्यू कर लेंगे। कर लेंगे, ठीक है, yes. या सो दैट्स हाउ थिंग्स गोज ऑन। तो यहाँ पे अभी अगर आप ओके, एनी अदर डाउट्स? Yes, sir. One was related to metrics. I didn't understand the first line which said it's related to some property. मेनली वी आर इन मैट्रिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट रोज एंड कॉलम में हम लोग वहाँ पे ऐड करेंगे कि ओके दिस आर द फंक्शंस, और वो फंक्शन रिलेटेड हम लोग के क्या कोई इशू हो सकते हैं, हम लोग का क्या कोई पॉइंट्स हो सकते हैं, दोज आर द थिंग्स। रोज एंड कॉलम टेबुलर फॉर्मेट में डालेंगे हम लोग। Yes, sir. दैट इज द सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। ओके, हम लोग एक डायग्राम से देख लेते हैं। Okay. So as you can see, this is the software matrix. तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एनालिसिस के अंदर दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन अ मैट्रिक्स, जहाँ पे हम लोग के पास गोल क्या बोला है, रिक्वायरमेंट क्वालिटी, और उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या है, एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन कम करना। रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना चाहिए जिससे अगर हम लोग को एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन सके। देन अंडरस्टैंडेबिलिटी क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है जो रिक्वायरमेंट्स है, देन वी शुड फर्स्ट क्लियर इट। हम लोग खुद से कोई अजम्पशन करें उसके पहले। सेम वे यहाँ पे वो बाकी पॉइंट्स दिए। और एम्बिग्यूटी कम करने के लिए या रेक्टिफाई करने के लिए या एम्बिग्यूटी हटाने के लिए
व्हाट मैट्रिक्स वी आर टेकिंग, नंबर ऑफ एम्बिगुअस मॉडिफायर्स कौन से रहेंगे, फॉर एग्जांपल ह्यूमन फ्रेंडली चीजें हम लोग ऐड करेंगे, देन उसके आगे और सर्टेन चीजें रहेंगे. सो दैट्स हाउ वी क्रिएट अ मैट्रिक्स. दिस इज जस्ट एग्जांपल फॉर डिजाइनिंग के लिए. देन ऐसा भी हो सकता है क्वालिटी मेथड, क्वालिटी मैट्रिक्स कैसे होगा. तो हम लोगों का जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो चीज़ है उसको हम लोग ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में डालते हैं, तो उससे आपका वो मैट्रिक्स क्रिएट होता है. तो अगर आपके पास अपना प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट अगर है, तो वो डॉक्यूमेंट के ऊपर हम लोग ऐसा एक टेबल बना सकते हैं, वी कैन से. उसको हम लोग सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स बोलेंगे. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव प्रोसेस मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, 3 टाइप रहेंगे. प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, टाइम इन लोकेटिंग डिफेक्ट, रिजॉल्विंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ऐसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे. Yes, sir.
सॉरी गाइस, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं. आई होप आई एम ऑडिबल. हेलो. Yes, sir, you are audible. या. कुछ डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग. हाँ सर, metric का कर रहे थे. You were showing us the image and discussing. You were discussing about that. ओके ओके. Yes. ओके, सो इन शॉर्ट मैट्रिक्स में वही होगा. हम लोग जो भी हम लोगों के सॉफ्टवेयर के जो रिक्वायरमेंट्स है, मेनली हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या स्टेप्स लिए, वो सेम पॉइंट्स हम लोग वहाँ पे चेक करेंगे. वहाँ पे हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे, टेबुलर फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट इट गेट्स वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल कि ओके क्या क्या चीज़ें हम लोग को बनाना है, कैसे बनाना है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कहाँ से हम लोग क्या प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट्स इट. अब हम लोगों को थियरी में जो, ओके, एनी अदर डाउट्स, एनीवन, एनी अदर डाउट्स? No, sir. ओके. दिस वाज द इमेज वी वर डिस्कसिंग, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. एक आपका प्रोसेस मैट्रिक्स होगा, प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स होगा. इन प्रोसेस मैट्रिक्स वी कैन से कि टाइम इन लोकेटिंग डिफेक्ट कितना लगा, देन वो जो डिफेक्ट मिले उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, और रिस्पॉन्स टाइम कितना था, ये सब देखेंगे. रिस्पॉन्स टाइम मैंने आपको बताया था कि डिफेक्ट सॉल्व करने के बाद में, या फिर नॉर्मली भी अगर हम लोग देखते हैं, सो वो डिफेक्ट सॉल्व करने के बाद में, या वो डिफेक्ट को रिस्पॉन्स करने के लिए, या अगर नॉर्मली अगर हम लोग बात करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर का रिस्पॉन्स टाइम, सो एसपीएम में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, इट शुड बी लेस देन 2 सेकेंड्स, तो अबोव एक्सपेक्टेशन है. 2 to 6 सेकेंड्स मतलब एज पर एक्सपेक्टेशन है. 6 सेकेंड to 9 सेकेंड्स के अंदर वो बिलो एक्सपेक्टेशन है. एंड अगर ग्रेटर देन 9 सेकेंड्स अगर आपका रिस्पॉन्स टाइम है तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. प्रोडक्ट मैट्रिक्स में हम लोग साइज, डिज़ाइन एंड कहाँ पे कितना कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है वो देखेंगे. देन उसके आगे नेक्स्ट हम लोग का परफॉर्मेंस आएगा, तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो इन्वॉल्व है वो अगर हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बेस के ऊपर कहाँ पे उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो हम लोग इजीली देख सकते हैं. यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी. प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ टीम्स कितने हम लोग ऐड करेंगे, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ओके कहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उसके बेस के ऊपर वी कैन आइडेंटिफाई कि ओके कहाँ पे नंबर ऑफ टीम मेंबर्स कितने आपको ऐड करने पड़ेंगे, कौन से नंबर ऑफ डेवलपर्स आपको कौन से प्रोजेक्ट में बेसिकली ऐड करना पड़ेगा. ये सब हम लोग देख सकते हैं. बराबर है. टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं. एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हम लोग के पास नंबर ऑफ डेवलपर्स अगर लिमिटेड है, तो फिर हम लोग कोई दूसरे कंपनी से या तो डेवलपर्स को टेम्पररी हायर कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपना प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर सकते हैं. सो दोज आर द थिंग्स. ये हो गया था क्या? ये हुआ ना? Yes, sir, we were going to start the next chapter itself. Yes, sir. बेंचमार्किंग मैट्रिक्स हो गया. हाँ. हाँ, sir. फ्लो चार्ट, दैट इज आल्सो डन. हाँ. So we're supposed to start with software quality. That is our next chapter. Okay. So quality, हम लोगों ने बेसिक क्वालिटी के बारे में पहले भी डिस्कस किया है. एनीवन who wants to add something?
or who wants to define what we mean by quality? बताओ जल्दी से, anyone? How can we define the quality? Fulfills the purpose for which it is developed. It is the fulfills the product or the service fulfills the purpose for which it is developed. Okay. Okay. And quality जो है, जैसे as I said कि हम लोग quality terms पे जब अगर बात करते हैं तो we have to think from customer point of view. डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से इफ सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द क्वालिटी, सो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट? फर्स्ट, yes, reusability of code, then proper and accurate coding. Okay. Following the OOP principles. ओके, सो जैसे हम लोगों ने कल फ्रेमवर्क समझा था, सो इफ वी आर यूजिंग एनी फ्रेमवर्क, तो वो फ्रेमवर्क ने जो आपको एक लेवल दिया रहेगा उसके हिसाब से वो क्वालिटी वहां पे आ सकता है। रिमेम्बर कल हम लोग अलग अलग फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे ITSM में। यस सर। सो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि इफ वी फॉलो MVC फ्रेमवर्क तो उसका बेनिफिट क्या होगा? आपका जो व्यू वाले फाइल्स है वो अलग हो गए, मेन एल्गोरिदम फाइल्स जो है वो अलग हो गए। उसके बाद में आपने जो मेन एल्गोरिदम या क्लासेस बनाए उसके लिए जो आप फाइल्स अलग रख रहे हो और उसको कॉल अलग लोकेशन से हम लोग कर रहे हैं। सो सिक्योरिटी वहाँ पे अचीव हो गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके पास एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी अवेलेबल होता है फ्रेमवर्क के अंदर। तो मोस्ट ऑफ चीज़ें जो हर दूसरे वेबसाइट पे या तीसरे वेबसाइट पे आपको मिलता है वो ऑलरेडी उन्होंने अपना खुद का लाइब्रेरी बना के दिया है जिसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें रेडी मिल रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें अभी डेवलप नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप डेवलप नहीं कर रहे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको डायरेक्टली वो सारे आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो और डायरेक्टली आप वो बोरो कर रहे हो लाइब्रेरी से। तो लाइब्रेरी में कोई ना कोई एक्सपीरियंस उनके जो एक्सपीरियंस डेवलपर है उन्होंने बना के रखा हुआ है। तो उसका एडेड एडवांटेज आपके लिए ये होगा कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड टेस्ट किया हुआ है और उन्होंने भी प्रॉब्लम्स फेस किए और उसको सॉल्व करके उन्होंने फिर वो लाइब्रेरी बनाया। तो उनको जो जो प्रॉब्लम्स आए थे वो आपको नहीं आ सकते। तो ऑफ कोर्स क्वालिटी वहाँ पे एक लेवल ऊपर हो गया। क्वालिटी का ज़्यादा आपको फोकस कब करना पड़ता है? जब आप ऐसे कोई फ्रेमवर्क्स यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली TY में जब अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम लोगों ने कभी भी ऐसे कोई फ्रेमवर्क या सीखे ही नहीं है। हम लोगों ने खाली वो लैंग्वेजेस सीखे और उसमें भी हम लोगों ने बेसिक प्रोग्रामिंग सीखा है। ओके, सो वो प्रोग्राम सिर्फ हम लोगों ने सीखे। हम लोगों ने कहीं पे ये देखा ही नहीं है कि ओके अगर मैं कहीं पे व्हाट वी से कि अगर मैं कोई ऐसा फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या रहेंगे और एग्जैक्टली कौन सा फ्रेमवर्क रहेगा वो भी हम लोगों को नहीं पता। सो ये उसका ड्रॉबैक है कि हम लोगों ने ऐसे कोई फ्रेमवर्क्स कभी देखे ही नहीं है, सीखे ही नहीं है। तो अगर ऐसा कोई फ्रेमवर्क सीखा ही नहीं है तो हम लोग उसको यूज़ कैसे करना है वो भी नहीं पता है हम लोगों को। हम लोगों ने खाली वो लैंग्वेज सीखा और उसमें 8-10 जो भी हम लोग के सिलेबस के प्रैक्टिकल्स है वही किया है। सो दैट इज़ द ड्रॉबैक। तो आपको अभी क्या करना है, आप अगर कहीं पे अगर कोई प्रोजेक्ट ट्राई करोगे तो उसके साथ में ट्राई टू वर्क विद दैट फ्रेमवर्क। नॉर्मली फ्रेमवर्क को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे आपका एक फोटो फ्रेम है तो फोटो फ्रेम में आजू बाजू का जो पूरा फ्रेम जो है ना वो आपको रेडी दिया हुआ है और सेंटर में फोटो जो है दैट इज योर बिजनेस लॉजिक जो आपको चेंज करना है। सो मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है वो वहाँ पे रेडी है। आपको अभी अपना फोटो डालना है, अपना फैमिली का डालना है या अपना और की कोई फ्रेंड का डालना है, वो खाली आपको फोटो चेंज करना है और कौन से टाइप के फोटोज डालने हैं वो आपको वहाँ पे खुद से डिफाइन करना है। बाकी के जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे उन्होंने रेडी दिए हुए हैं। सो दैट इज द बेनिफिट बिहाइंड यूजिंग अ फ्रेमवर्क। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है?
और वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी से कैसे डायरेक्ट मैटर करता है, जिससे क्या होगा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम लोगों ने बोला है कि हाँ इट क्वालिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो इट मीन्स कि उनको वो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है, सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, बराबर है, आपका सॉफ्टवेयर कितना स्मूथ चल रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने कम आ रहे हैं, फेलियर्स कितने कम आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इजीली आपके फुलफिल हो सकते हैं अगर हम लोग भी एक कोई अच्छा फ्रेमवर्क सिलेक्ट करें अपने प्रोजेक्ट के लिए और उसी को फॉलो करते हुए हम लोग अपना प्रोजेक्ट डेवलप करें। बिकॉज मोस्ट ऑफ कंपनीज, मोस्ट नहीं सारे कंपनीज अपने या तो कस्टमाइज फ्रेमवर्क्स बनाते हैं वो, अगर बहुत बड़े कंपनी है तो, या फिर ऐसे स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जो मार्केट में अवेलेबल है उसी को वो लोग यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। सो कोई भी कंपनी जब अगर कोई एक प्रोजेक्ट बनाता है तो वो खुद से हर एक फाइल या हर एक कोड स्क्रैच से पूरा नहीं लिखते हैं। फ्रेमवर्क आपको आधा कोड खुद से बना के देता है और बाकी का कोड हम लोग डेवलप करते हैं। लाइक समझो कि एक सिविल इंजीनियर है, फ्रेशर है वो, अब अगर आप उसको अगर बोलेंगे कि एक बिल्डिंग अगर उसको खड़ा करना है, सो इट इट विल टेक टाइम, बिकॉज वो उसको एक्सपीरियंस नहीं है पहले कोई ऐसे बिल्डिंग बनाने का। तो अगर उसने बना भी लिया, सपोज अगर 10 फ्लोर्स का बिल्डिंग बनाने बोला है, तो अगर उसने बना भी लिया तो गारंटी नहीं है कि वो बिल्डिंग क्वालिटी वाइज उतना स्ट्रांग रहेगा कि वो अर्थक्वेक या और सुनामी टाइप अगर कुछ आया तो उसको वो सह पाएगा, या फिर अलग अलग वेदर कंडीशंस को इजीली सह पाएगा। इट माइट पॉसिबल कि बनने के पहले वो कोलैप्स हो जाए या बनने के बाद में वो कोलैप्स हो सकता है, तो इट माइट क्रिएट अ रिस्क फॉर अ पीपल हु स्टेज इन दैट बिल्डिंग, कि आपने कोई एक फ्रेशर के पास वो बिल्डिंग बना के रखा है जिसको बिल्डिंग बनाने के कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर उसको बिल्डिंग बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्डिंग के अंदर जो सेफ्टी मेजर्स आने चाहिए वो भी वो कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ पे इंस्टॉल करना है, वो कैसे बिहेव करेगा, कभी वो एक्टिवेट होंगे सेफ्टी टूल्स वो भी नहीं पता है उसको। अब उसी के सामने आप समझो कि हम लोग के पास 5-10 सिविल इंजीनियर्स का एक्सपीरियंस टीम है जो सालों से ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ऐसे ही काम करते हैं बिल्डिंग बनाने का। अब उन्होंने अगर आपको सपोज बिल्डिंग के पिलर्स ऐड करके दिए और उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक बना के दिया, एंड देन इफ दे आस्क यू कि जैसे अभी हम लोगों ने 2 फ्लोर बनाया, आप बाकी के आप ऊपर के 8 फ्लोर आप बनाओ, तो अभी वो बहुत सिंपल होगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है जब अगर हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, पिलर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अगर पिलर्स जितने स्ट्रांग रहेंगे आपका बिल्डिंग उतना स्ट्रांग खड़ा रहेगा। तो अभी अगर कोई आपको अपने प्रोजेक्ट के, आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसके पिलर्स बना के दे रहा है और फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर बना के दे रहा है और ऊपर के फ्लोर्स आपको बनाना है, तो क्या होगा अगर फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक अगर बिल्डिंग मजबूत है ना तो ऊपर के फ्लोर्स इजी ऑटोमेटिकली उतने ही स्ट्रांग बनेंगे। हाँ थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा वो ठीक है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू डायरेक्टली आप ही अपने बिल्डिंग के पिलर डाल रहे हो और आप ही स्क्रैच से पूरा बना रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत 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 अच्छा बनेगा। सो यहाँ पे क्वालिटी के जो जो एस्पेक्ट्स हम लोग बोलेंगे वो सारे एस्पेक्ट्स बहुत इजीली कवर हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई वी मेनली ट्राई टू फोकस ऑन some frameworks instead of developing everything from a scratch। और उसका बेनिफिट जैसे मैंने आपको बोला, ट्राई टू वर्क विद इट, तो आपको जो आप किसी के पास से प्रोजेक्ट बोरो भी कर रहे हो ना, तो उसमें जितना कोड रहेगा ना उससे तो काफी बेटर और क्वालिटी कोड आपको इसमें मिल जाएगा। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी के जो जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या जो किए हम लोगों ने, वो सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ओके, नाउ let's take some example for software quality. Just give me 1 minute.
Okay, let's discuss this one. अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या बोला है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है दैट अ पुअर सॉफ्टवेयर इज एन एंडेमिक प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपको सर्टन एग्जाम्पल्स दिए, क्या बोले यहाँ पे कि case studies of varying quality levels ranging from very high quality to very poor quality. In turn, these four case studies also have varying schedules that range from 10 months to 18 months for a software application. और उसमें से कितने पॉइंट्स, कितने फंक्शन पॉइंट्स हम लोगों ने बनाए और उसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ सकता है और वो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको कितना हैम्पर कर सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, द सॉफ्टवेयर रिस्क मास्टर कोई एक टूल है। मतलब अभी यहाँ पे क्या है ना कि आप रेडी टूल्स भी यूज करते हैं, आप खुद से वो क्वालिटी चेक करेंगे, डिफाइन करेंगे, पॉसिबल नहीं रहता है। सो हम लोग ऐसे रेडी टूल्स की यूज करते हैं, हेल्प लेते हैं। सो सॉफ्टवेयर रिस्क मास्टर सॉरी सॉफ्टवेयर रिस्क मास्टर एस्टिमेटिंग टूल ऑफ नेमकुक जो क्या करेगा, प्रिडिक्ट क्वालिटी एंड शेड्यूल एंड शोज द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ द वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पर्सनल फैक्टर। तो सॉफ्टवेयर रिस्क मास्टर शोज द रिजल्ट ऑफ वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फैक्टर्स, बराबर है, इंक्लूडिंग कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जो होगा वो, मेथोडोलॉजी रीयूज होगा, ये सब कुछ आएगा। सो देखो 4 केस स्टडीज है। पहला केस स्टडी क्या है, बेस्ट क्वालिटी। इफ यू आर एट CMMI लेवल 5, आपने जो हम लोगों ने SPM पढ़ा था ना, उसके अंदर हम लोग ये वाला पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस मैच्योरिटी मॉडल। आई होप आपने सुना रहेगा। एनीवन याद है गाइस? एनीवन, किसी को याद है? एनीवन जिसको याद होगा, कोई तो, कोई नहीं है। Disconnected. What are you asking? CMMI सुना है हम लोगों ने, मैच्योरिटी मॉडल, कंटिन्यूअस मैच्योरिटी मॉडल। Yes, sir. यस, मैं आपको देखो SPM के जो नोट्स है उसमें बता देता हूँ। सो SPM के नोट्स में लास्ट का जो यूनिट 5 था ना, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट या कंटिन्यूअस मैच्योरिटी मॉडल। ये हम लोग के पास पार्ट है सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोसेस। आपका एक SPM के अंदर आपका एक पार्ट था सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोसेस, एंड ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने CMM पढ़ा था, CMMI, कंटिन्यूअस मैच्योरिटी मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर देखा रहेगा ये वाले हम लोग के पार्ट थे। यहाँ पे देखो CMMI क्या है, कंटिन्यूअस मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, और इसके अलग अलग लेवल्स थे हम लोगों के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव टोटल 5 लेवल्स, और वो 5 लेवल्स जो है वो बेसिकली आपको हेल्प करते हैं इन दिस पार्ट, इन स्पेसिफिकली ये अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर। ठीक है, सो मैच्योरिटी मॉडल का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद में ये केस स्टडी समझेगा हम लोगों को। ओके, नाउ मैं यहाँ पे ये जो केस स्टडीज है उसका लिंक यहाँ पे रख रहा हूँ और एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, ध्यान से देखना आज के लेक्चर के लिए। वो वीडियो कंप्लीट होने के बाद में हम लोग अपना लेक्चर स्टॉप करेंगे। ठीक है, सो ध्यान से देखना ये वीडियो, एंड नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्वालिटी वाला जो टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे।
ओके, आई होप ऑडिबल साउंड आ रहा है वीडियो का। हेलो। Yes, sir. आ रहा है. ओके ओके। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। मेरा नाम है सौरभ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल सीएमएम के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या होता है सीएमएम मॉडल और क्या चीज़ है, इसको परफेक्टली हम समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। CMM यानी कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल वाज डेवलप्ड एंड इज promoted by Software Engineering Institute ACI, रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर। तो ACI यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने, जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, तो उन्होंने प्रमोट किया था, बनाया था CMM मॉडल को। तो इस मॉडल के जरिए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। SDLC का मॉडल होता है ना, अब मैंने आपको पढ़ा है SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, तो ये कोई मॉडल नहीं है। तो एक्चुअली कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल CMM इज यूज्ड as a benchmark to measure the maturity of organization software process। तो ऑर्गेनाइजेशन, जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस होता है, वो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो बनाने के जो प्रोसेस होता है, तो उन प्रोसेसेस को मेजर करके हम उनको सर्टिफाइड करते हैं। क्या करते हैं, CEI जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि ये किस लेवल का कंपनी है। Capability maturity model is used as a benchmark to measure maturity of a organization। तो organization का maturity कितना है, तो इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ तो एज ए ग्रेड दिया जाता है। ग्रेड कार्ड सिस्टम होता है, जैसे ग्रेड दिया जाता है। कोई छोटा कंपनी है तो उसको E ग्रेड दिया जाएगा, कोई उससे बेहतर कंपनी है तो उसको D ग्रेड दिया जाएगा, कोई टॉप लेवल का कंपनी है जो बहुत ही बढ़िया और क्वालिटी सॉफ्टवेयर देता है, तो उनको टॉप लेवल का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, ये सर्टिफिकेशन है। आपका वर्क प्रोसेस, आपका प्रोसेसेस को देख करके, आपका वर्क कल्चर देख करके ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके लिए ये मॉडल बनाया गया है, तो उसको बोलते हैं हम CMM मॉडल। द मॉडल डिस्क्राइब 5 level evolutionary path of increasingly organized and systematically more mature process। तो यहाँ पे 5 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके। तो जितना भी लेवल बढ़ता है, तो प्रोसेस काम करने, ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का प्रोसेस जो होता है, वो और भी मैच्योर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा कंपनी है, वो उसका लेवल एकदम स्टार्ट, लेवल 1 कंपनी उनको बोला जाएगा। उससे एक कंपनी है जो बहुत दिनों से काम कर रहा है और वो काम करने का तरीका, प्रोसेसेस, जो उनके पास जो प्रोसेसेस है, वो थोड़ा अच्छा प्रोसेस यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो उनको लेवल 2 में रखा जाएगा, उसके बाद लेवल 3। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को Do you sometimes experience that your mind क्लासिफाइड किया जाता है। तो ये बेसिकली कुछ 5 लेवल से, इनिशियल लेवल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज्ड एंड ऑप्टिमाइजिंग। तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी लेवल से, कोई जो एक कंपनी है, वो किसी ना किसी लेवल में बिलोंग करता है। हो सकता है वो कंपनी मैनेज्ड लेवल में हो, या फिर हो सकता है वो डिफाइंड लेवल में हो, या फिर हो सकता है वो रिपीटेबल लेवल में हो। कोई कंपनी ऑप्टिमाइजिंग मतलब हाईएस्ट लेवल में हो सकता है, कोई कंपनी एकदम इनिशियल लेवल में हो सकता है। तो क्या डेफिनेशन है कि आपका अगर एक कंपनी है, तो आपकी कंपनी किस लेवल में है, तो कैसे डिफाइन होगा आपका वर्क कल्चर, आप कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो, इसके ऊपर डिफाइन होगा। इसके ऊपर आपका लेवल दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जैसे ग्रेड दिया जाता है, ग्रेड A B C D, इस तरह से। तो एक एक करके हम इन लेवल्स को समझेंगे और ये जानेंगे कि कौन सी कंपनी किस लेवल में हो सकता है, उनका वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं लेवल 1 यानी कि इनिशियल लेवल की। तो यहाँ पे जो मेन की फीचर है, वो है वर्क इज परफॉर्म्ड इनफॉर्मली। देखिए इनिशियल लेवल में जो कंपनी होता है, इनिशियल लेवल में जो कंपनी होता है, इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो 60 to 70% कंपनी इनिशियल लेवल में ही होता है। छोटे या मीडियम टाइप का जो कंपनी होता है, वर्क इज परफॉर्म्ड इनफॉर्मली, मतलब कोई फॉर्मल तरीके से वर्क नहीं होता, बस प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट को
सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दिया। मैं अगर बात करूं, अगर कल को आप एक कंपनी खोलना चाहते हो 2-3 दोस्तों को साथ में लेकर, तो आप क्या करोगे? आप क्या एसआरएस बनाओगे, डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे, बहुत प्लान करोगे? नहीं, आप बस ढूंढोगे, कस्टमर ढूंढोगे, भाई मैं आपका सॉफ्टवेयर बना देता हूँ, आप मेरे पास आइए, मेरे पास ये एम्प्लॉय है, मेरे कुछ दोस्त है। तो आप क्या करोगे? कोई प्लान वगैरह उस तरह से नहीं करोगे, बस आप सॉफ्टवेयर बना दोगे। तो इनफॉर्मल है यहाँ पे, और प्रोसेसेस होता भी है तो बहुत छोटा मोटा होता है। तो ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एट दिस लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एडहॉक एक्टिविटीज। तो एडहॉक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के एडहॉक एक्टिविटीज है तो हम बोल सकते हैं कि वो लेवल 1 में है। तो लेवल 1 एडहॉक एक्टिविटीज मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट प्लान्ड इन एडवांस। सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले कुछ एडवांस लेवल में कुछ प्लानिंग नहीं करते वो। तो ये है लेवल 1, इनिशियल लेवल का कंपनी, एकदम स्टार्टिंग लेवल का। नेक्स्ट है लेवल 2, रिपीटेबल। तो लेवल 2 का जो खास बात है वो है वर्क इज प्लान्ड एंड ट्रैक्ड। तो इस लेवल में जितने भी कंपनीज है वो क्या करेंगे? दिस लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज ए बेसिक एंड consistent project management process to track cost, schedule and functionality। तो यहाँ पे क्या है, इस टाइप की कंपनी थोड़ा बहुत प्लान करते हैं, प्लानिंग के साथ चलते हैं, और कॉस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर का कॉस्ट कितना होगा वो ट्रैक करके बता सकते हैं। हर एक प्रोसेस को वो समझ सकते हैं, पहले से ही प्लान किया होता है। शेड्यूल कर सकते हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा वो पूरा शेड्यूल करते हैं। एंड फंक्शनैलिटी भी मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का फैक्ट आ जाता है। तो इस लेवल 2 में यहाँ पे मैनेजमेंट का चीज आ जाता है। द प्रोसेस इज प्लेस टू रिपीट द अर्लियर सक्सेस ऑन प्रोजेक्ट्स विद सिमिलर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इसको रिपीटेबल क्यों बोला जा रहा है? इस टाइप की कंपनी फॉर एग्जांपल इनिशियल लेवल से अभी अभी, आप मान लीजिए इनिशियल लेवल से अभी अभी लेवल 2 में आया है। तो ये लेवल 2 में क्यों आया है? क्योंकि कंपनी ने पहले बहुत सारा प्रोजेक्ट कर लिया है, और जो पिछला जो उनका एक्सपीरियंस है उन एक्सपीरियंस को ही रिपीट करके क्या करेंगे? प्रोजेक्ट्स को मैनेज करेंगे। तो ये रिपीटेबिलिटी फंक्शनलिटी यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं लेवल 2 को नाम दिया गया है रिपीटेबल। ठीक है, तो वर्क इस लेवल में क्या होगा? वर्क इज प्लान्ड एंड ट्रैक्ड। तो इनिशियल लेवल में कुछ भी प्लानिंग नहीं होता था, इस लेवल में प्लानिंग होगा, ट्रैकिंग भी होगा। नेक्स्ट है डिफाइंड। वर्क इज लेवल 3 डिफाइंड। वर्क इज वेल डिफाइंड। यहाँ पे क्या किया जाता है? वेल डिफाइंड, यानी कि एट दिस लेवल द सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉर बोथ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग एक्टिविटीज आर डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड। तो यहाँ पे जितना भी इस लेवल का जो कंपनीज वगैरह होगा ना, तो वो क्या करेगा? अपने काम को सिर्फ प्लानिंग नहीं करेगा, उनको ऑन पेपर लिखेगा, डॉक्यूमेंटेशन भी उसका करेगा। हर एक प्रोसेस का, हर एक फेजेस का वो डॉक्यूमेंटेशन भी करता है। इस टाइप का जो कंपनी है लेवल 3 में जो कंपनीज आता है वो डॉक्यूमेंटेशन करता है, डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड। यहाँ पर और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हर एक लेवल जो होगा वो अपने प्रीवियस लेवल को इनहेरिट करेगा। जैसे कि अगर एक लेवल 3 का कंपनी है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। मतलब लेवल 1 में जो खास बात है और लेवल 2 में जो खास बात है वो लेवल 3 में होगा। उसी तरह से लेवल 4 का जो कंपनी है उसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सभी होगा। तो उनके पास सब कुछ ट्रैक रहता है। नेक्स्ट है लेवल 4 मैनेज्ड। वर्क इज क्वांटिटिवली कंट्रोल्ड। अब इसका मतलब क्या है? क्वांटिटिवली कंट्रोल। तो यहाँ पे इस फेज में क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट भी होता है और क्वांटिटी प्रोसेस मैनेजमेंट भी होता है। मतलब सॉफ्टवेयर को बनाने में कितना टाइम जाएगा, हर एक प्रोसेस का, सिर्फ सॉफ्टवेयर को बनाने में नहीं, हर एक प्रोसेस का कितना टाइम लगेगा वो पहले से मेजर किया जाता है। तो इसलिए बोला जा रहा है वर्क इज क्वांटिटिवली कंट्रोल। टाइम का क्वांटिटी निकाला जाएगा हर एक प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जांपल आप टेस्टिंग फेज में हो तो टेस्टिंग फेज में कितना टाइम लग सकता है, तो ये मेजर किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट कैन एफिशिएंटली कंट्रोल द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट यूजिंग प्रिसाइज मेजरमेंट। तो कुछ अच्छे टेक्निक्स के द्वारा, कुछ अच्छे तरीके द्वारा मैनेजमेंट एफिशिएंटली कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस को। एट दिस लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेट ए क्वांटिटिव क्वालिटी गोल फॉर बोथ सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के, यानी कि सॉफ्टवेयर बनने के लिए जो प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है उन प्रोसेसेस के लिए, एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए इस फेज में क्या किया जाता है? एक क्वांटिटिव क्वालिटी गोल सेट किया जाता है। क्वांटिटिव क्वालिटी गोल मतलब क्या? क्वांटिटिव यानी कि टाइम मेजरमेंट, क्वालिटी यानी सॉफ्टवेयर का क्वालिटी। जैसे हम टेस्ट करके बेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते हैं, तो इस फेज में हमें क्वालिटी भी मिल रहा है और
टाइम भी मिल रहा है, कितना टाइम में हर एक प्रोसेस के जो फेजेस है उस फेजेस में हमको कितना टाइम लगेगा ये भी हम मेजर कर सकते हैं, और क्वालिटी भी यहाँ पे मेजर हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेज भी यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट है क्वालिटी प्रोसेस मैनेजमेंट, यही चीज at this maturity level the performance of processes is controlled using statistical or quantitative techniques and is quantitatively predictable। तो इसको क्या किया जाता है, पहले से प्रेडिक्ट किया जाता है, कुछ अमेजिंग टेक्निक्स द्वारा क्वालिटी क्वांटिटी को पहले से मेजर किया जाता है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी इस जो भी कंपनी होगा अगर 4th लेवल में है तो आपको इंश्योर होना है कि वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेजर करता है, दोनों को मैनेज करता है। लास्ट लेवल 5 ऑप्टिमाइजिंग, मतलब सबसे बेहतर कंपनी, ये कंपनी बेस्ट काम करता है, सबसे अच्छा काम करता है। वर्क इज बेस्ड अपॉन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये कंपनी क्या करता है, अपना जो प्रोसेसेस है उनको हर वक्त इंप्रूव करता हुआ जाता है। तो प्रोसेसेस का जो परफॉर्मेंस है, जो भी प्रोसेसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जैसे डिजाइन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, तो जो भी प्रोसेसेस है उनको क्या किया जाता है, कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया जाता है, नया वर्सेटाइल चीजें लाके उन चीजों को इंप्रूव किया जाता है। तो ये मेन खास बात होता है लेवल 5 में जो जितने भी कंपनीज पढ़ते हैं ऑप्टिमाइजिंग लेवल में। तो मेन की फीचर्स क्या क्या है, प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट, डिफेक्ट। We believe a good university education is not just about preparing students to take jobs. प्रिवेंशन। अब प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट यानी कि एसडीएलसी लाइफ साइकिल में जितने भी प्रोसेसेस है उनको आप जब चाहे तब चेंज कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। प्रोसेसेस शुड हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट द चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट, अगर सॉफ्टवेयर बनाते हुए प्रोसेस एसडीएलसी के प्रोसेसेस के दौरान अगर टेक्नोलॉजी में कुछ भी चेंज हुआ तो उसको हम जल्दी से अडॉप्ट कर सके, तो ये फीचर भी होता है लेवल 5 जैसे कंपनीज में। एंड डिफेक्ट प्रिवेंशन, डिफेक्ट प्रिवेंशन यानी कि बहुत सिंपल, कोई अगर सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट आता है या फिर डिफेक्ट इन फ्यूचर आता है तो उसको बहुत जल्दी हम रिकवर कर सके, प्रिवेंट कर सके, रिकवर नहीं प्रिवेंट कर सके, पहले से उसको प्रिवेंट कर सके। क्योंकि लेवल 5 का जो कंपनीज होता है बहुत एक्सपीरियंस वाला कंपनी होता है, ये लेवल 1 से शुरू करते 2 3 4 उसके बाद जाके इसमें पहुंचा है, तो ये बहुत एक्सपीरियंस्ड वाला कंपनी होता है। तो इसीलिए ये ऑप्टिमाइजिंग रिजल्ट दिखता है, मतलब ऑप्टिमाइजिंग मतलब बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर आपको बना के देता है, और कस्टमर भी बहुत सेटिस्फाई होता है इन सब कंपनीज में से। तो की फीचर्स जो निकल के आता है, लेवल 1 कंपनी, वर्क इज परफॉर्म इनफॉर्मली, तो इनफॉर्मल होता है कोई भी। Guys, I just want you to note down this diagram. नेक्स्ट टाइम हम लोग ने जो मैंने चैट में जो रखा है ना लिंक, ये आप सेव करके रखना। ये सेम लिंक हम लोग नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे फॉर आवर पर्पस, एंड दिस डायग्राम शुड बी देयर विथ यू, ओके। बिकॉज इसके आगे के जो हम लोग के टॉपिक है उसमें हम लोग ये वाला जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। प्लान नहीं होता पहले से लेवल 1 का जो कंपनी होता है इनिशियल लेवल में। लेवल 2 रिपीटेबल, ये क्या करते हैं, ओके, आई हैव पोस्टेड डायग्राम इन चैट बॉक्स, तो आप वो सेम डायग्राम जो है इसको नोट करके रखना। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग मिलेंगे ना तो हम लोग ये सेम कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे, ठीक है। विल वेट फॉर सम टाइम देन विल एंड दिस लेक्चर। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, बिकॉज आज का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू होगा, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है।